बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 में से हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड के डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन नोट्स में से आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। एंड आई होप कि आप सब बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो चुके होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी डिस्कशन में आपके साथ कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपसे इस किस्म का डाटा पूछा जाए, ये चीज आपसे कि आपके पास आ गई। ये चीज रेशो के साथ भी पूछी जा सकती है और ये चीज परसेंटेजेस के साथ भी पूछी जा सकती है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अच्छा, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सेम है कि चाहे इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस पूछे चाहे इन टर्म्स ऑफ रेशोज पूछे। तो आपसे वो ये कह सकता है कि मुझे बताएं कि फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की रेशो क्या है। देखिए बेटा, रेशो के लिए आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि उसने मेल टू फीमेल पूछा है या फीमेल टू मेल पूछा है, क्योंकि आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो अब यहाँ पे देखें तो आपसे कहते हैं द मीन एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज ₹150,000। तो जैसे ही उसने कहा ऑल एम्प्लॉयज, मीन्स दैट कि भाई ये टोटल मीन है आपके पास तमाम एम्प्लॉयज का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, जो मर्जी है, एवरेज ही है उनकी एवरेज सैलरी। फिर उसने कहा द मीन एनुअल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें ना, तो मीन आपको तीनों बता दिए, मेल फीमेल एंड टोटल, मीन तीनों बता दिए। लेकिन अगर मजीद गौर करें, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं बताए उसने। तो हम लोगों नहीं फाइंड कर सकते कि भाई उसकी फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, हम नहीं फाइंड कर सकते। तो उसने आपसे पूछे भी नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, कहते फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन द। तो जो रेशियो बतानी है मेल टू फीमेल बतानी है, फीमेल टू मेल नहीं बतानी। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब हमें ये नहीं पता कि भाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो हम अज्यूम करेंगे 100%। ऑल राइट। तो मतलब मेरे पास ये 150,000 जो मीन है, ये मेरे 100% वर्कर्स का मीन है। तो उन 100% में से हम लोग सपोज करेंगे द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, और वो है हमारे पास X% नंबर ऑफ मेल वर्कर्स। तो फीमेल वर्कर्स कितनी होंगी? 100 - X, Y नहीं, और X - 100 भी नहीं, 100 - X%। मेरे पास फीमेल वर्कर्स हैं। एन की वैल्यूज का पता चल गया। अब जब हम लोग इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला आ जाएगा कुछ इस तरह से, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मेल वर्कर्स multiplied by number of male workers plus average of female workers multiplied by number of female workers and divided by total number of workers। और यहां से जाके x की वैल्यू फाइंड कर लें। x is, तो आपके पास ये मेल वर्कर्स थे, तो आपके पास फिर आपकी फैक्ट्री में फीमेल वर्कर्स कितनी हैं? इन केस अगर परसेंटेजेस पूछता तो आप बता देते द मेल परसेंटेज इज 80 एंड द फीमेल परसेंटेज वर्कर्स आर 20%। उसने नहीं पूछा, उसने क्या कहा? उसने कहा मेल टू फीमेल रेशो। तो क्या बनेगी?
80:20 रेशो सिंप्लीफाई करें, और अगर फीमेल टू मेल पूछता तो 20:80, 1 रेशो, तो फिर ये आंसर था। देखो फर्क चेक करो। और अगर आपने 4:1 को 1:4 कंसीडर किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। बात क्लियर हो गई? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अच्छा बेटा, जो नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनमें अब जो टॉपिक रहता है वो है हमारे पास सिमेट्री। इंपीरिकल रिलेशनशिप हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज ये छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, सिमेट्री एंड लैक ऑफ सिमेट्री। इससे रेलिवेंट बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इसका समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि सिमेट्री एंड लैक ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होगा। इंपीरिकल रिलेशनशिप आई होप के सब बच्चों को क्लियर है। अच्छा बेटा, आपके पास डाटा या तो सिमेट्री की फॉर्म में होगा या लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री से क्या मुराद होता है? यकसानियत। अच्छा, सिमेट्री से मुराद इक्विलिटी नहीं होता, एक जैसा होना। लेकिन एक जैसा होने से मुराद इक्वल टू होना नहीं है। मीन्स दैट हमारी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की एजेस, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो 18, 18.5, 19, 19.5, बस इसी एज में मौजूद होंगे। सिमिट्री है कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है और पूरे ग्रुप की जो एज है ना वो मिलती जुलती है एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसा नहीं है 5 साल का बच्चा मेरी क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है, 50 साल का बुजुर्ग मेरी क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई हो सकता है कोई एक स्टूडेंट 17 ईयर का बैठा हो, ऐसा हो सकता है कोई एक स्टूडेंट 21 ईयर्स का बैठा हो। मतलब एक दो वैल्यूज के कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना होता है ज्यादातर वैल्यूज कौन से ग्रुप में आ रही हैं। तो ज्यादातर वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास आ रही होंगी 18 to 20 के एज के दरमियान। आप सब लोगों की एजेस इसी तरह से होंगी हमारे पास, ऐसा ही है ना? ये सिमेट्री है। इसी तरह से हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अब सब लोगों की हाइट इक्वल नहीं है लेकिन सिमेट्री है। आप देखें क्या आप लोगों की हाइट अप्रोक्सीमेट, मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर ही होंगे। आपके सामने कोई बच्चा नहीं है इधर, बराबर एजेस बराबर हाइट्स के, ये सिमेट्री है यहाँ पर। तो जहां पर सिमेट्री होती है ना, अब हम अपने टॉपिक पे देखें तो आपको एक तो पिक्टोरियल फॉर्म में पता हो कि सिमेट्री क्या है। तो सबसे पहली जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ये सिमेट्री की है। ये नीचे एक्स एक्सिस है, वैल्यूज है, और ऊपर फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो आप लोग यहां पे देखें तो फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल दोनों साइड पे इक्वल नजर आए तो आपके पास डाटा सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल अगर बोथ एंड्स इक्वल हो तो डाटा सिमेट्री की फॉर्म में होता है। या इसको पढ़ा जा सकता है कि अगर इसके सेंट्रल पॉइंट पर मैं एक मिरर रख दूं तो जो साइड मिरर के बगैर आपको नजर आ रही है मिरर के अंदर उसका रिवर्स नजर आएगा। अब सपोज करें कि सेंटर में मैंने मिरर रख दिया है, तो लाजमी बात है एक साइड छुप गई मिरर की वजह से, एक साइड आपको नजर आएगी और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो ये मिरर इमेज है बेसिकली। सिमेट्री हमेशा आपका मिरर इमेज देगी। तो अगर मिरर इमेज की बात आ जाए तब भी वो सिमेट्री बन जाती है। फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाए तब भी वो सिमेट्री बन जाती है। ये बात समझ आ गई? नीचे देखें, अगर सिमेट्री नहीं है तो लैक ऑफ सिमेट्री है, और लैक ऑफ सिमेट्री को ही सिक्यूनेस कहते हैं। अब सिक्यूनेस दो तरह की होती है, पॉजिटिवली सिक्यूड एंड पॉजिटिवली सिक्योर्ड में अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड की टेल अगर ज्यादा हो तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की टेल ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी कर्व में तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। मतलब राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अब आप लोग इन डायग्राम में देख लें कि फर्स्ट जो पॉजिटिवली सिक्योर्ड है उसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की टेल छोटी सी है लेकिन राइट हैंड साइड की टेल ज्यादा है। और अगर नेगेटिवली सिक्योर्ड में देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की टेल ज्यादा है जबकि राइट हैंड साइड की टेल कम है।
ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब नेक्स्ट देखिएगा, हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं आपसे इसी तरह का डाटा हो, कुछ और बातें भी पूछी जा सकती हैं मीन मीडियन मॉड से रेलिवेंट। क्या आपको मीन मीडियन मॉड की वैल्यूज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए बताएं डाटा सिमेट्रिकल है नॉन सिमेट्रिकल है, स्क्यूनेस में है, स्क्यूनेस है तो कौन सी है? तो सिमेट्रिकल डाटा में हमेशा मीन मीडियन मॉड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल डाटा के अंदर मीन मीडियन मॉड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही चीज हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होती है, और वहां पर अगर आप लोग देखें, चाहे मीन बताए मीडियन बताए मॉड बताए, तीनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी मुझे तो मीन चाहिए था, उन्होंने तो मॉड उठा के दे दिया। भाई वो मॉड ही मीन था, क्योंकि डाटा सिमेट्रिकल होता है उसमें। ऑलराइट। अच्छा, आपने सीक्वेंस यही रखना है, मतलब अगर आपने चीजें याद रखनी है ना तो सीक्वेंस यही क्या, मीन मीडियन मॉड। अगर इन तीनों के दरमियान इक्वल टू का साइन आ जाए तो डाटा सिमेट्रिकल, ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर लेस देन का साइन आ जाए डाटा नेगेटिवली। ऑलराइट। मतलब अगर आप यहां पर देखें, ये देखें बेटा, सिमेट्रिकल के सामने मीन मीडियन मॉड इक्वल, और अगर आप यहां पर देखें तो मैंने लिखा हुआ है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन, जबकि यहां लिखा हुआ है मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन। तो मैं क्या ये कह दूं कि भाई पॉजिटिवली सिक्योर डाटा में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और मॉड की वैल्यू सबसे कम होती है? आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, इन विच डाटा मीन इज ग्रेटर, इन विच डाटा मॉड इज लेस पॉजिटिवली सिक्योर्ड। और अगर नेगेटिवली सिक्योर की बात करें तो मीन सबसे छोटा और मॉड सबसे बड़ा होता है, जबकि मीडियन दोनों के दरमियान में है। मीडियन कहते हैं तमाशा देखता हूं, सेंटर में है, सुकून से मौजूद है, वो कहता है आपस में लड़ लो। ओके, बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, अगर हम यहां पर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें, फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब हाइट ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। तो अगर आप लोग देखें तो सिमेट्रिकल डाटा के अंदर मिडल की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मतलब मिडल की वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाती है। जबकि पॉजिटिवली सिक्योर डाटा के अंदर स्मॉलर वैल्यू सबसे ज्यादा पाई जाती है। पॉजिटिवली सिक्योर डाटा में देखें तो एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए वैल्यूज इंक्रीज करता है। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो मतलब ग्रेटर वैल्यूज कम है, और जो स्मॉलर वैल्यूज हैं वो तादाद में ज्यादा हैं। कौन से डाटा में? पॉजिटिवली सिक्योर डाटा में। जबकि नेगेटिवली सिक्योर डाटा में ग्रेटर वैल्यूज ज्यादा है, जो लार्जर वैल्यूज है ना वो तादाद में ज्यादा है, जबकि स्मॉलर वैल्यूज तादाद में कम है। बात समझ आएगी आप लोगों को? अगर यही बात क्वार्टाइल्स में देखी जाए तो बेटा क्वार्टाइल्स के अंदर आप लोगों ने तीन किस्म के क्वार्टाइल्स हैं, Q1 Q2 Q3। Q2 है मिडल में, मतलब ये मीडियन, इसने देखनी होती है अपनी डेविएशन फ्रॉम Q1 एंड Q3। ऑलराइट, तो आपने भी यही फाइंड करनी है कि आपने सबसे पहले Q3 माइनस Q2 ये वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर Q2 माइनस Q1 ये फाइंड, मतलब ग्रेटर क्वार्टाइल पहले रखना है आपने। तो आप लोग Q2 माइनस Q3 ना करना, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। Q3 ग्रेटर होता है तो Q3 माइनस Q2 का डिफरेंस, फिर Q1 और 2 को देखना है तो Q1 नहीं पहले रखना, Q2 माइनस Q1। ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए कि डेविएशन इक्वल है कि Q2 Q1 से जितनी दूरी पर है Q3 भी उससे उतनी ही दूरी पर मौजूद है, अगर आ जाए इक्वल तो है सिमिट्री। अगर आ जाए ग्रेटर देन का साइन तो पॉजिटिवली सिक्योर, अगर आ जाए लेस देन का साइन नहीं सिक्योर। ऑल राइट, ये देखें Q3 माइनस Q2 ग्रेटर देन के साइन के साथ Q2 माइनस Q1 तो पॉजिटिवली सिक्योर, और Q3 माइनस Q2 लेस देन Q2 माइनस Q1 तो फिर नेगेटिवली सिक्योर। आई होप कि ये बातें आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होंगी। बेटा ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, बहुत इजी सा टॉपिक है। मतलब ये होती है डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का एक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का और उसमें आप लोगों ने कुछ कुछ मार्क्स गेन कर लिए।
बाद में मुझे पता चला कि इसमें तो यार एक क्वेश्चन गलत था, गलत होने की वजह से आप में से किसी के भी वो 2 मार्क्स नहीं आए। तो मैंने आप सबसे कह दिया कि भाई अपने अपने मार्क्स में 2 मार्क्स इंक्रीज कर दो। अब चाहे आपके जितने मर्जी मार्क्स थे, आप सबके मार्क्स 2 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो डाटा में एक ही किस्म का चेंज लेकर आना है, तो वो डाटा एक नया डाटा हमारे पास बन जाता है। पुराने डाटा को हम एक्स कह देते हैं, न्यू डाटा को हम वाई कह देते हैं, हम जी कह देते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको ना पुराने डाटा के मीन मीडियन मॉड की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ बता देगा, और आपसे कहेगा कि मुझे न्यू डाटा का मीन मीडियन या मॉड कुछ भी ऐसा फाइंड करके दो। और साथ में कहेगा कि ये जो न्यू डाटा है ना, ये हमने बनाया हुआ है 3x - 2y डिवाइडेड बाई 4। तो आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्स को रिप्लेस कर देना उस डाटा के मीन मीडियन मॉड से, तो आपके पास न्यू डाटा का मीन मीडियन मॉड आ जाएगा। ऑलराइट, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर देना है जो ओरिजिनल डाटा है उसके मीन मीडियन मॉड के साथ, तो डाटा वाई का मीन मीडियन मॉड आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में तो मैंने एक एक्स डाटा लिया हुआ है जिसके मेरे पास मीन की वैल्यू आ रही है 10.8। ऑलराइट, फिर मैंने y का मीन फाइंड करना है, और y क्या है 3x - 2 डिवाइडेड बाय 4। मैं सिंपली x को जाके 10.8 से रिप्लेस कर दूंगा, तो वैल्यू आ गई 7.6। तो मेरे पास y का जो मीन आएगा न्यू डाटा का वो 7.6। मुझे ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मीन मीडियन एंड मॉड आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन हमारे पास होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, जबकि चेंज ऑफ स्केल हमारे पास होता रहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्टार्ट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो तरह के हमारे पास, एक तो आपने हमेशा याद रखना है कि बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उन सब के जो रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। ये दो किस्म की डिस्पर्शन हो सकती है। एक डिस्पर्शन कहलाती है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, दूसरी कहलाती है रिलेटिव डिस्पर्शन। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझा दूं कि हमारे पास जो पेट्रोल की प्राइसेस है ना, सपोज करें कि वो पेट्रोल की प्राइसेस हमारे पास चल रही थी 180, और 180 से इंक्रीज होकर पेट्रोल की प्राइस हो गई 216। अब आपने ये न्यूज ब्रेक करनी है। न्यूज ब्रेक करने के दो मेथड्स हैं। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज में आ जाए क्या पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय ₹36। बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है ना। जब आप एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज बताते हैं तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट डेविएशन। एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज। आपके पहले टेस्ट में मार्क्स थे सपोज के 20, दूसरे में मार्क्स आ गए 25। आप कहेंगे मैंने 5 मार्क्स का इंक्रीज किया, एब्सोल्यूट चेंज है। बात क्लियर हो गई। लेकिन यही चीज अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस बता दें, कैसे, क्या आप देखें चेंज कितने का आया, कौन सी वैल्यू पर चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने परसेंट, 20% का इंक्रीज। आप ये बता दें पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 20%। बात एक ही है, बताने का अंदाज डिफरेंट है। अब आपने ये नहीं बताया है कि इंक्रीज इन एक्चुअल कितना हुआ, आपने परसेंटेज चेंज बताया है। तो जब आप परसेंटेज चेंज बताते हैं तो कहलाता है रिलेटिव चेंज, रिलेटिव डिस्पर्शन। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। अब इसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, और वो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। रेंज, सेमी रेंज, इसी तरह से क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन। बेटा ये टॉपिक्स है हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के, जबकि इन सब के कोफिशिएंट्स वो बन जाते हैं हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।
अच्छा बेटा, ये मीन डेविएशन वाला टॉपिक आपने नहीं करना, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो आप मीन डेविएशन को रहने देना। तो पहले 3 टॉपिक्स करेंगे। तो हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उसके साथ ही उसका कोएफिशिएंट डिस्कस कर लेंगे। भाई रेंज कोई मुश्किल चीज नहीं है। रेंज से मुराद है भैया आपकी लिमिटेशंस, आपकी हदूद, आपकी औकात कहां तक है, बेसिकली उसको रेंज कहा जाता है। तो आपने उस डाटा की लिमिटेशंस को देखना है, भाई डाटा कहां तक जा सकता है। तो सिंपल सा फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम इज इक्वल टू रेंज। आपने अपने डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस उसकी रेंज बन जाती है। ऑलराइट, मैंने आपसे एक टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, क्या आप 51 मार्क्स मुझे गेन करके दोगे? क्यों? आउट ऑफ रेंज है, रेंज नहीं है। मैक्सिमम कहां तक चले जाओगे? क्या मुझे -10 मार्क्स गेन करके दोगे? क्यों? आउट ऑफ रेंज है। अगर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस भी दें, 0 मार्क्स है, तो आपकी रेंज क्या है? 0 से 50 की रेंज है आपकी। गॉट इट? बात समझ आ गई है? और हमेशा याद रखना, जहां पे वर्ड सेमी आ जाए, डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ रेंज इज कॉल्ड सेमी रेंज। क्या फार्मूला बन जाएगा? XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय 2, सेमी रेंज बन गया। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बेटा अब ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेट्रोल की एग्जांपल देकर आप लोगों को परसेंटेज फाइंड करना बताया था। आपने देख, आपको याद है कि सबसे पहले मैंने वो चेंज देखा था, चेंज कितना है, मतलब जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर। एम आई राइट? मैं अगर मैं आपसे आपके तो मार्क्स की परसेंटेज पूछूं, तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा कोफिशिएंट में भी ऐसा ही है कि कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है? हमने कहा रेंज का फाइंड करना है। रेंज तो कहते हैं पहले रेंज लेकर आ जाओ, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय टोटल, बस वैल्यूज ही यही है, इनका टोटल कर लें। अच्छा, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 बेटा आपके एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है कि वहां पे अगर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट समथिंग, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 ना करें। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज बन गए। मुश्किल फार्मूला है, सेंस के मुताबिक लेके चलना है। इसी तरह बेटा क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेव, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, जब रेंज आप फाइंड कर रहे होते हैं तो रेंज में आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखते हैं। बेटा जब क्वार्टाइल रेंज देख रहे हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम क्वार्टाइल को देख लो। मैक्सिमम क्वार्टाइल कौन सा है? अपर क्वार्टाइल Q3, मिनिमम क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल Q1, तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी क्वार्टाइल रेंज क्या बनेगी? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। सेमी क्वार्टाइल रेंज को ही क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, ये उसका दूसरा नेम है। सेमी क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। यही वजह है कि आगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज नहीं कह रहे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कह रहे हैं। ऑल राइट, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला था? XM माइनस X0 डिवाइडेड बाय XM प्लस X0। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। कोई इशू? बेटा बेटा बाकी क्वार्टाइल्स वगैरह फाइंड करना तो फिर आप लोगों को आ ही जाते हैं, जिस मर्जी डाटा हो आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके हो गया? चलें शाबाश। यहाँ पर ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हैं और मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स गिवन हैं, तो आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पर आप लोग इनको देख सकते हैं। ये सारे फार्मूलाज मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, इसका सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हमारे पास होता है S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा मेरी बात को यहाँ पे गौर से सुना, अपनी क्लासेस में तो मैं बड़ा डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ। मैंने ना मीन में आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि समीशन
एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको क्या पढ़ा जाता है? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। ऑल राइट। अच्छा, मुझसे यही कहा गया कि भाई आपके पास तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, हमने डिफरेंट वैल्यूज यहां पर ली। चले, मतलब कोई भी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, हम उन वैल्यूज का मीन फाइंड करेंगे और हर वैल्यू के साथ मीन की डेविएशन को चेक करते जाएंगे और अपने पास लिखते जाएंगे। जैसे ही हम लोग वो करते हैं तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, जब ये सम करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, हालांकि डेविएशन हर वैल्यू के साथ मौजूद होती है। तो हमने कहा कि हमें इस डेविएशन की एवरेज बताओ। अब हर डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की है, हमने कहा हमें इस डेविएशन की एवरेज बताओ। एवरेज बताने के लिए क्या किया जाता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑलवेज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय n कर भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आंसर 0। तो मतलब मैं डेविएशन है, मुझसे पूछा गया एवरेज बताओ, मैंने कहा 0। वो कहते हैं ये कैसी डेविएशन है जिसकी एवरेज ही 0 है? हम्म। तो हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल मुमकिन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हम ना सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज अ मिनिमम वैल्यू, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, और हमने इसकी एवरेज ली। अब देखिए, स्क्वायर की वजह से हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। देखे ना, अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूं, ये 25 का अंडर रूट, या मतलब मैं इसको 5 का स्क्वायर, ये इस तरह से कैंसिल हो जाती है ना, तो देखें वैल्यू तो एक जैसी आ जाएगी ना, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी। तो क्या कोई फर्क है? तो यही चीज थी कि मैं एवरेज ऑफ सम ऑफ डेविएशन नहीं फाइंड कर पा रहा था, तो मैंने स्क्वायर डेविएशन फाइंड कर दी। तो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट लगा दिया। तो मैंने फिर इसको जाके मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहा, मैंने इसको क्या कह दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब अगर इसको प्रोनाउंस करें तो किस तरह से करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले पढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। बात क्लियर हो गई? बेटा ये वाला फार्मूला उस टाइम पे यूज करना है जब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज ये वाला फार्मूला कभी नहीं यूज करना आप लोगों ने। इसके अलावा आपने चले जाना है इसके ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज की तरफ, और ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज में हमारे पास मौजूद हैं कुछ डिफरेंट फार्मूलाज आपको यहाँ पे गिवन है, जिनमें सबसे पहला फार्मूला हो जाता है सम अंडर रूट ऑफ। अब देखिए, ये बात याद रखना कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए पहला काम अंडर रूट लगाना है। अब इस फार्मूले को जब ओपन किया जाता है तो लिखा जाता है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। ऑलराइट। अच्छा, अब आप देखें समीशन एक्स बाय एन क्या कहलाता है हमारे पास? मीन की वैल्यू, रिप्लेस कर दो मीन की वैल्यू से, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ये उस टाइम पे यूज करना है जब डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में हो, लेकिन अगर आपके पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो फार्मूले में अब लाजिम बात है फ्रीक्वेंसी ने आना है। तो फर्स्ट फार्मूला, मेजर फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। उस टाइम यूज करना है जब आपको न्यूमरेटर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज कभी नहीं यूज करना। दूसरा फार्मूला देखिए, जब इसको ओपन किया जाता है तो लिखा जाता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर। बेटा एफ एक्स का स्क्वायर नहीं लेना, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल का स्क्वायर। तो समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है मीन की वैल्यू के साथ। तो ये फार्मूलाज हमारे पास बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम यूज करनी है जब ये वैल्यूज गिवन हो। लेकिन जब आपके पास वैल्यूज ही गिवन हो तो हमेशा कैलकुलेटर यूज करें, फिर फार्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर क्वेश्चन में गिवन है समीशन एक्स स्क्वायर इज दिस, समीशन एफ एक्स स्क्वायर इज दिस, समीशन एफ इज दिस, वगैरह वगैरह वगैरह,
तो आप लोगों ने फार्मूलाज का सहारा लेना है। अगर आपको पास वैल्यूज गिवन है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, 10, 20, 80, 60, तो कैलकुलेटर का सहारा लें। ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर फार्मूला अंडर रूट के साथ लिख रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और अंडर रूट के बगैर लिख रहे हो तो वेरिएंस। यही सारे फार्मूला वेरिएंस के हैं, लेकिन विदाउट अंडर रूट। क्या मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, एंड वेरिएंस का अंडर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर हो गई? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेरिएंस भी कंप्लीट हो गया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। वेरिएशन या वेरिएंस एक ही बात है, और इसको पढ़ा जाता है सीवी। इसका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंपल सा इसका मेथड है, हमारे पास फार्मूला है, और वो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास सीवी की वैल्यू आ जाएगी। सीवी यूज कहाँ पे किया जाता है? अब देखो इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। गॉट इट? अच्छा, कहाँ पे यूज किया जाता है बेटा? आपके पास दो किस्म का डाटा प्रोवाइड कर देंगे और आपसे कहेंगे विच डाटा इज मोर कंसिस्टेंट, विच डाटा हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। इस किस्म की बातें आपको बताई जाती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये टेबल अपने पास बना लें। सीवी, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी। कंसिस्टेंसी को स्टेबिलिटी भी कहते हैं। देखिए भाई, जब दो डाटा आपके पास मौजूद हो और आपके पास क्वेश्चन आ जाए कंसिस्टेंसी का, स्टेबिलिटी का, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप लोगों ने हमेशा दोनों डाटा की सीवी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डायरेक्टली वो आपसे कभी नहीं कह रहा होगा कि आपने सीवी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जब भी बात करते डाटा के कंसिस्टेंट होने की या वेरिएबल होने की, वेरिएबिलिटी पाई जाने की, तो आपने हमेशा उन दोनों डाटा की सीवी फाइंड करनी है। तो दोनों में से एक की सीवी होगी ज्यादा और दूसरे की सीवी होगी, ऐसे ही है, एक वैल्यू कम होगी एक वैल्यू ज्यादा होगी। बेटा अगर सीवी की वैल्यू ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम, अगर सीवी की वैल्यू ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी ज्यादा, अगर सीवी की वैल्यू कम है तो कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच डाटा इज मोर कंसिस्टेंट, तो जिसकी सीवी की वैल्यू कम हो वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। विच डाटा इज लेस कंसिस्टेंट, तो जिसकी सीवी की वैल्यू ज्यादा हो वो लेस कंसिस्टेंट। विच डाटा इज मोर वेरिएबल, जिसकी सीवी की वैल्यू ज्यादा हो वो मोर वेरिएबल होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी और सीवी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि कंसिस्टेंसी सॉरी सीवी और वेरिएबिलिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, जबकि कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ चुकी है। ऑल राइट, मीन डेविएशन बेटा आप लोगों ने नहीं करना। अगर मेरे नोट्स में से भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने छोड़ देना है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिन एंड स्केल वही है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इन एक्चुअल डाटा इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इन एक्चुअल डाटा इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। मीन मीडियन मॉड में आपने कहा था कि मीन मीडियन मॉड आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑलराइट, लेकिन एंड स्केल। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और सीवी की, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मींस दैट कि बेटा अगर सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ओरिजिनल डाटा का है, न्यू डाटा का भी वही, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, कि अगर कोई चेंज ऑफ स्केल होता है तो सीवी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। मतलब अब आप इसका रिवर्स कर लें,
कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस चेंज हो जाएंगे अगर चेंज ऑफ स्केल हुआ, सीवी चेंज हो जाएगा अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ। ये बात क्लियर हो गई? ऑलराइट, ये आपके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। अच्छा फिर देखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस दो तरह से फाइंड हो सकता है। एक हमारे पास फार्मूला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, और दूसरा फार्मूला है बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। क्या आपको याद है, आपने इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड पढ़ा था? और वो क्या था हमारे पास, वैसे एक था मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को याद रखना है तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, जो कि मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ऑलराइट, अब जब कौन पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस फाइंड करेंगे तो इसने हमें दो फार्मूलाज बता दिया। इसने कहा कि मीन माइनस मॉड को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। मीन्स दैट को आप लोगों ने अगर कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस फाइंड करना है तो आपके पास उस डाटा का मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए। मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर आप लोगों के पास मॉड नहीं है लेकिन मीन के साथ मीडियन मौजूद है, तो भाई इंपिरिकल रिलेशनशिप की राइट हैंड साइड मीन माइनस मॉड किसके इक्वल होगा? 3 इंटू मीन माइनस। तो अगर डाटा में मीन और मीडियन मौजूद है तो आपने फार्मूला यूज करना है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर आपके डाटा में आपके पास मीन नहीं है, मीडियन और मॉड गिवन है, तो फिर इंपिरिकल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। उसकी मदद से पहले मीन फाइंड करो, मीन फाइंड करके फिर चाहे दोनों में से जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर दो, दोनों फार्मूला से आंसर सेम है। ऑलराइट। अच्छा, वैसे कोफिशिएंट के आंसर्स हमेशा पॉजिटिव अदर देन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर नेगेटिव आ सकता है, क्यों? वो नेगेटिव बेसिकली कोफिशिएंट का आंसर नहीं है, वो है कि स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव। कि अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो आंसर नेगेटिव। वो इस बात का सबूत होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। ऑलराइट। अच्छा, अगर डाटा आपके पास क्वार्टाइल्स की फॉर्म में गिवन हो डाटा, और आपसे कहा जाए कि भाई आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है, तो उसके लिए हमारी हेल्प की थी बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपके एग्जाम का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको याद किस तरह से रखना है? अक्सर बच्चे ये चीज भूल जाते हैं। तो क्या हम मुझे बता सकते हैं कि क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था? इसका उलट करते हैं, और सिर्फ एक चेंज, क्या आप यहां पर प्लस है ना, यहां पर -2Q2 करते हैं, आपके पास बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला बन। बात क्लियर? ये अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऑलराइट। अच्छा बेटा, अब देखें इस चैप्टर के अंदर जो ज्यादातर टेक्निकल चीजें हैं ना, वो सिर्फ फार्मूलाज ही हैं। मतलब ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। डाटा गिवन होता है, सिर्फ फार्मूलाज की टेस्टिंग हो रही होती है कि आपको फार्मूलाज आते हैं या नहीं आते। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने इजीली से सॉल्व कर लेने होते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमारे पास गिवन होती है, तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हमें 5 चीजों के बारे में बताना होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, फर्स्ट क्वार्टाइल Q2, मतलब मिडिल का क्वार्टाइल या मीडियन आप उसे कह सकते हैं, और साथ में अपर क्वार्टाइल Q3 की वैल्यू को बताना होता है। बॉक्स का स्टार्ट Q1 से होता है और एंड Q3 पर होता है। बॉक्स के जो दाएं बाएं उसके जो बाजू हैं उन्हें विस्कर्स कहा जाता है। तो फर्स्ट विस्कर मिनिमम वैल्यू से Q1 तक होता है, और लास्ट विस्कर Q3 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक होता है। Q1 और Q3 के दरमियान में Q2 कहीं मौजूद होता है। तो दरमियान से मुराद एग्जैक्टली सेंटर नहीं है, मतलब उस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं Q2 मीडियन की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। तो ये सारी वैल्यूज ना आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से दे सकता है। ये वैल्यूज बताने के बाद आपसे बहुत सा डाटा पूछा जा सकता है। देखिए भाई, मिनिमम वैल्यू से लेके Q1 तक 25% ऑफ द डाटा होता है, Q3 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक 25% ऑफ द डाटा होता है। टोटल बॉक्स
50% का होता है। Q1 से लेकर Q3 तक 50% का होता है ये हमारे पास। ये बातें आपने याद रखनी है। फिर दूसरा, अगर सिर्फ आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दे दें, आपसे क्वार्टाइल रेंज पूछ सकता है, आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछ सकते हैं, आपसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ सकते हैं, आपसे बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा जा सकता है, आपसे रेंज पूछी जा सकती है, सेमी रेंज पूछी जा सकती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपसे पूछी जा सकती है, और ये सारा डाटा आपके पास मौजूद है। ऑलराइट, तो डाटा बताने का ये इस तरह से मेथड हो सकता है। यही आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देकर आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा इज सिमेट्रिकल और सिक्यूनेस, तो आप बता सकते हैं। क्वार्टाइल्स गिवन है आपके पास, तो आप उनके डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस फाइंड करके अगर इक्वल टू है तो सिमेट्री, अगर Q3 माइनस Q2 ग्रेटर देन है Q2 माइनस Q1 के तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर लेस देन है नेगेटिव। अगर वैल्यूज गिवन हो तो मैं इजीली उसे बता दूंगा, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि वैल्यूज गिवन नहीं होती। ओके, तो सिर्फ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो वहां से हम लोगों ने कैसे बताना है, तो सिर्फ बॉक्सेस को देखो और वहां से आइडिया करो कि अगर आपको लगे कि बॉक्स के अंदर जो मीडियन की वैल्यू है, मतलब Q2 की वैल्यू बिल्कुल सेंटर पे है, तो सिमेट्री। और अगर आपको लगे कि राइट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर आपको लगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड का बॉक्स, तो नेगेटिवली स्क्यूड है। देखो साइज के मुताबिक क्या आपको पता चल नहीं रहा, डिसीजन का पता चल। अदरवाइज अगर ये बातें यहां से ना सीख के जाओ, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता है, यार वो वैल्यूज ही नहीं गिवन थी, मैं उसे कैसे बताता कि कौन सी चीज कहां पे है। ओके, अच्छा बेटा, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आप लोगों ने वैसे चैप्टर 7 में भी पढ़ लिया था। वहां पर तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है, लेकिन अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले देकर आपसे रेंज पूछी जा सकती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जा सकता है, सेमी रेंज पूछा जा सकता है। तो आप अगर रेंज पूछें तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 47, तो 47 माइनस 3 इज इक्वल टू, आप उसे 44 बता दो, सेमी रेंज 422 बता दो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करके दे सकते हो। यहीं से आपसे क्वार्टाइल्स की वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, क्वार्टाइल रेंज पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज पूछा जा सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जा सकता है। तो ये किस्म का डिस्क्रीट डाटा है आपके पास, आप इसमें से क्वार्टाइल्स की वैल्यूज फाइंड करके दे सकते हैं, बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये डाटा रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट मेथड हो सकता है। गॉट इट। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब बेटा आप लोगों की जस्ट प्रैक्टिस है, क्या आपने इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं। अब जैसे ये बॉयलेज का क्वेश्चन, ये आपने जरूर सॉल्व करना है। तो अब इससे ना सिर्फ आपको कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का पता चलेगा, बल्कि Q1 Q2 Q3 की वैल्यू भी फाइंड करना आ जाएगी कि हम लोग इन वैल्यूज को किस तरह से फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन जरा मुझे सॉल्व करके दें। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मकसद बेसिकली यही था कि एक किस्म की आपकी क्विक रिवीजन। अब देखें, आपके पास आपके कंप्यूटर पे ये वाला क्वेश्चन शो हो रहा है, आपने रफर क्या करना था, आप सिंपली इसी के फॉर्मेट के मुताबिक ना अपने पास सिर्फ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मैं अपने पास रफ पेज पे ना सिर्फ आप अपने पास लिखते थे 29, 29 प्लस 176 इज इक्वल टू 413, 586, 6, yes, 720। अब बेटा बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फार्मूला अप्लाई करके मैंने बताना था, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए Q1 Q2। अच्छा, अब हमने इस काम को करना कैसे है ये देखें। कोई फार्मूला वगैरह लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना अपना इधर, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है। मेरे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, Q1 के लिए जो पोजीशन बनेगी n/4 है, n/4 की वैल्यू आपने यहाँ पे सर्च कर दी, 726/4 इज इक्वल टू 181.5, और आपने इसमें देखा यहां पे मिलेगा। ओके, आपने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब आपने यहां से जाकर सिर्फ इतना काम करना है, 19 एंड 20 इसकी एवरेज L प्लस H/F। तो H की वैल्यू अगर आप लोग यहां पर देखें तो 5 बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 19.5 प्लस 5 बाय इस क्लास की फ्रीक्वेंसी
इनटू ये जो पोजीशन आपके पास आई थी 726/4 माइनस इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आंसर इज 23.83। क्या आपके पास यही आया? बस ये देखो Q1 की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, इसी तरह जब Q2 फाइंड करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन। ऑलराइट, मीडियन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 726/2। क्या ये बात समझ आ रही है? 363। तो 363 किसके पास आ रहा है? ये इसके पास। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, हम इसे क्या लिखेंगे? 24.5 प्लस क्लास इंटरवल बाय इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 208 इंटू क्या आया था? 3 माइनस इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 205। 176 नहीं, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 205। आंसर इज जी 28.3। राउंड ऑफ करके वो 3 बन जाता। फिर Q3 726 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड यार ये 3 × 726/4 पोजीशन आई 544.5। ये इसके पास आएगा 544.5। अब यहां पर देखें तो हम इसको लिखेंगे 29.5 प्लस 5 बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इन टू पोजीशन 544.5 ले इस क्लास से प्रीवियस क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 413। आंसर इज 33.3। अब जाके फार्मूले में पुट कर देंगे इसको। फ्रैक्शन Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस 0.559, तो मतलब 0.056। अब नहीं था तो मतलब 0.0। ये आपके पास सोल्यूशन है राउंड ऑफ कर। ऑल राइट। अच्छा बेटा, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से जरा ट्राई कर लेने हैं एंड आई होप कि आप बच्चों से हो जाएंगे। इनकेस नहीं भी होते आप लोगों से तो कल आपने आके मुझसे ज़रूर ये बातें पूछ लेनी है। तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम लोगों ने फार्मूलाज भी यूज़ करने हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना है, फिर जाके हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। और ये आपके पास ना एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है, हर किस्म के क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है एक मरतबा। और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये भी आप लोगों को कैलकुलेटर पे फाइंड करना आ जाते होंगे, ऐसे ही है। चल, अगर सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन हो और इसी क्वेश्चन में ही मुझसे पूछ लिया जाए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या सीवी की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज करना है। मैंने बेसिकली कैलकुलेटर का यूज बताना है कि आपने मॉड की प्रेस की, 3 नंबर, 1 वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑन हमारे पास मौजूद है। अब एक्स के कॉलम में आपने मिड पॉइंट लिखना है, तो फर्स्ट मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है 17। पहला जो मिड पॉइंट आ रहा है आपके पास 17, आपने यहाँ पे 17 लिखा और आपके पास जो क्लास इंटरवल है ना वो है 5 का। तो 17 प्लस 5 22 प्लस 27 32 37 42 47 52, ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। देखें क्या कोई इशू था इसमें? और मैंने कुछ भी रफ वर्क नहीं किया। फ्रीक्वेंसीज देखें 29
176, 208, 173, 82, 40, 15, 3। अब सिर्फ मेथड आप लोग देख लेंगे, मेथड ये डाटा सेव हो गया। शिफ्ट 1 4 ये स्टैंडर्ड एविएशन है 3 नंबर पे। हमेशा याद रखना, शिफ्ट 1 4 3 नंबर पे स्टैंडर्ड एविएशन है। आपने 3 की प्रेस की, ये स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास आ गया। अगर सपोज आपसे वेरिएंस पूछ ले तो इसका स्क्वायर, ये आपके पास वेरिएंस आ गया। अब अगर आप लोग गौर करें तो बेटा मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन भी मिल रहा है और मीन की वैल्यू भी मिल रही है, मैं सी भी फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन सी भी फाइंड करने के लिए अलग अलग से वैल्यूज ना फाइंड करना। अब देखिए सीवी का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, मैंने वैल्यू नहीं फाइंड की, डिवीजन का साइन लगाएं, फिर वापसी जाएं, शिफ्ट 1 4 मीन की वैल्यू, ये आपके पास आ गया सीवी। और परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 23.43% सीवी की वैल्यू। बात क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इंडेक्स नंबर से रेलेवेंट। अच्छा, इस चैप्टर में बेटा जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं ना, हम जरा उनको डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों ने बाकी सारा गो थ्रू कर लेना है। मजीद अगर आपने इंडेक्स नंबर के बारे में ज्यादा अच्छा जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे चैप्टर्स की डिटेल्स रखी हुई हैं, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें जाकर आप देखेंगे आपको ये चैप्टर नंबर 9 इंडेक्स नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग 2x की स्पीड पे भी सुनते हैं ना तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपके पास क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, वो आते हैं लेस्पियर, पास्चे और फिशर से रेलेवेंट। अब इसमें पता है इश्यू क्या होता है बच्चे को, इश्यू ये होता है कि बच्चे को फार्मूला नहीं याद, अक्सर बच्चे फार्मूलाज भूल जाते हैं, और इससे रेलिवेंट कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह भी हमारे पास आ जाते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, और मेरे नोट्स में चले जाएंगे। अगर आप लोग क्यूएम नोट्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होता है, उसमें जाएंगे तो इंडेक्स नंबर्स के आपको वो हैंड आउट्स और नोट्स मिल जाएंगे। उसमें जो फर्स्ट वाला पेज है ना, वो सारे फार्मूला से रेलिवेंट है। इंडेक्स नंबर में हम लोग जो जो फार्मूलाज यूज करते हैं ना, वो सारे उससे रेलेवेंट है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि फार्मूलाज कुछ इस तरह के होते हैं इसके। हम लोग डिस्कस करने लगे इंडेक्स नंबर्स। बेटा ये रबियन है तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि बेसिक्स का आप लोगों को पता है। इंडेक्सेस हम लोग डिस्कस, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेस्पियर, पॉस्चे एंड फिशर। लेस्पियर, पॉस्चे एंड फिशर। अच्छा, कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि लेस्पियर के बारे में आपने याद रखना है कि लेस्पियर इज अ बेस ईयर इंडेक्स, इसको बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। एंड पास्चे इज अ करंट ईयर इंडेक्स। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट ईयर इंडेक्स एंड फिशर इज आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर, लेस्पियर बेस ईयर, Porsche, Grantier and Fisher आइडियल इंडेक्स। ऑलराइट, दूसरी बात, बेटा बात आती है फार्मूलाज की, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो था इससे पहले, अब नहीं कंफ्यूज होंगे। देखिए भाई, जब डाटा गिवन होता है ना, आप लेस्पियर प्राइस इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, और आप लोग क्वांटिटी इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ना बताया जाता है कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है या आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, या डाटा से पता चल जाता है कि कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ऑल राइट, वो अभी मैं आपका एक मतलब बता दूंगा क्वेश्चन पे जाकर कि हमें डाटा से कैसे पता चलता है कि मैंने कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब अगर आपने फाइंड करना है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है, हमेशा याद रखना, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस।
ऑलराइट, क्वांटिटी है तो करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी, प्राइस इंडेक्स नंबर है तो करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। कोई इशू? ये बेसिक फार्मूला है, तो आपने वही बेसिक फार्मूला याद करना है। प्राइस इंडेक्स नंबर है तो क्या करेंगे, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय, चाहे लेस पेयर है और चाहे पास्ट है। मुश्किल चीज है? सपोज अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो फिर क्यू एन डिवाइडेड बाय, और यहां पर भी ऑल राइट। बेटा इंडेक्स नंबर में हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। प्राइस इंडेक्स नंबर है तो वेटेज दी जाती है क्वांटिटीज को, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो वेटेज दी जाती है प्राइसेस को। ये बात क्लियर हो गई है? आपको याद है जैसे वेटेड मीन था तो WX, याद आया है? इसी तरह से आप लोग इंडेक्स नंबर में जब फाइंड करते हैं तो वेटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है इंडेक्स नंबर के साथ। तो बेटा आपने इस इंडेक्स नंबर को इनकी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बताएं प्राइस इंडेक्स के लिए वेटेज कौन है, तो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, चाहे लेस पेयर है चाहे पास से है। क्लियर? और अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस के साथ, चाहे लेस पेयर चाहे पास से। गॉट इट? अब बात ये आती है कि भाई कौन सी क्वांटिटी और कौन सी प्राइसेस। तो लेस पेयर ने कहा मुझे तो बेस ईयर दो, इसीलिए तो उसे बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो प्राइस इंडेक्स में जो आपने वेटेज देनी है फॉर लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, वो बेस ईयर की क्वांटिटी। ओके, और पास्ट ईयर के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी। इसी तरह अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो जो वेटेज आप दे रहे हो लेस पेयर के लिए वो बेस ईयर प्राइस, जबकि पास्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताने के लिए। और आपके पास नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज्यादा होती हैं, इसलिए इनका सम। और आपके फार्मूला कंप्लीट हो, कोई इशू? अब आपको ये फार्मूला हमेशा याद रहेंगे। अगर बज़ाहिर वैसे देखा जाए तो याद नहीं रहता किसके साथ नॉट और किसके साथ एन, और कौन पहले और कौन बाद। सिर्फ क्या याद रखना है, लेस ईयर बेस ईयर इंडेक्स एंड पास्ट ईयर करंट ईयर इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स तो क्वांटिटी की वेटेज, क्वांटिटी इंडेक्स तो प्राइसेस को वेटेज। ऑलराइट, अब यहां पे मसला बन गया कि लेस ईयर बेस ईयर के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कर रहा था। और अगर हम लोग देखें इन्फ्लेशन, क्योंकि ये जो इंडेक्स नंबर होता है ना ये बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन है। जैसे कि अगर मैंने बेटा अपना बीपी चेक करवाना है, क्या थर्मामीटर से चेक करूंगा, बीपी ऑपरेटर से? अगर मुझे टेम्परेचर है तो क्या बीपी ऑपरेटर से मेरे टेम्परेचर का पता चलेगा? तो बेटा इन्फ्लेशन की चेकिंग के लिए जो बैरोमीटर है वो इंडेक्स नंबर है, यहां से पता चलता है। क्लियर? तो बजाहिर देखिए भाई वैल्यूज में इंक्रीज डिक्रीज आता है, लेकिन आप खुद बताएं जैसे डेज गुजरते जा रहे हैं क्या इन्फ्लेशन में इंक्रीज नहीं हो रहा? मतलब मोस्टली प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं। ऐसे ही हाँ डिक्रीज होती हैं तो बेसिकली एक लंबा जंप लेने के लिए डिक्रीज होती हैं। वो कहते हैं ना शेर ने जब लंबा जंप लेना हो ना वो 2-4 कदम पीछे को हटता है। तो जब आप ये देखें ना कि प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्रीज आया है, रेडी हो जाएं कि 50 रुपए का जंप लेने लगे हैं पेट्रोल की प्राइसेस में। ऑल राइट? अच्छा, और बेटा यहाँ पर ना हमारी गवर्नमेंट का यही रूल होता है, उन्हें पता है कि हमारी अवाम है पागल। बात पता है क्या, ये आपने एक छोटी सी स्टोरी भी कहीं देखी हुई होगी कि पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करना हो ना और पेट्रोल वाले पहुंच जाएं वजीर आजम साहब के पास, जनाब हम 20 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करने लगते हैं। कहते हैं पागल हो गए हो, इतने इंक्रीज कर रहे हो, चलो 40 रुपए करो। उसे पता है कि अवाम ने बाहर निकलना है, अवाम ने शोर शराबा डालना है, मैं कैसे खुद को सेव करूंगा।
उसने उनको भी सेव करना है, कहते हैं चलो 40 रुपए इंक्रीज करो, नोटिफिकेशन आ जाता है 40 रुपए का। वहां शोर मचाती है, क्या हो गया 40 रुपए इंक्रीज। वजीर आजम साहब सामने आते हैं, मुझे आपके दुख का बड़ा हमदर्द हूं मैं आप लोगों का, आप टेंशन ना लें भाई, पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए नीचे करो। अब आप ताली बजा। अच्छा फिर उन्होंने 20 रुपए कहे थे, पेट्रोल की प्राइस 30 रुपए से इंक्रीज, वो कहता है 10 रुपए मेरे अकाउंट में डाल। तमाम तालियां बजा रही है, क्या वजीर आजम मिला है हमें। हकीकत बात है। और अवाम ऐसी ही है, डिक्रीज हो, अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो, पेट्रोल की प्राइसेस में हमने 50 पैसे का डिक्रीज दे मारा, और अवाम जमीन आसमान से जमीन पे आ गिरी है। और जब इंक्रीज करना हो तो सिर्फ 50 रुपए का इंक्रीज कर, अवाम खुश हो जाती है। अच्छा अब यहां पे देखें बेटा, बेसिकली इन्फ्लेशन के मुताबिक होता है। अब लेस्पियर से गलती ये हुई कि उसने क्वांटिटीज तो मतलब ये देखें, जो भी इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहा था उसने जाकर, अब सपोज प्राइस इंडेक्स नंबर था, अब चेंजेस में जो प्राइसेस में चेंजेस देख रहा है वो करंट ईयर की देख रहा है, करंट ईयर के मुताबिक इंडेक्स। लेकिन जो क्वांटिटी उठा रहा है वो बेस ईयर की जाके उठा रहा है। ऐसा ही है ना, बेस ईयर के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा है। पास्चे ने क्या किया, उसने जाकर करंट ईयर को सिर्फ और सिर्फ उठा लिया। तो इन्होंने ना, दोनों के रिजल्ट चेंज होते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर हम इनका कंपैरिजन करें इन्फ्लेशन के साथ, ये बात आपने बस याद रखनी है। तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स की वजह से इन्फ्लेशन ओवरस्टेट हो जाती है, और पास्चे इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करके बताता है। ऑल राइट। अच्छा अब ये बात आपने याद कैसे रखनी है, क्योंकि आपके दिमाग तो कच्चे हैं, आपको अभी तो ये बात पता चल गई, एग्जाम में भूल जाना है। तो लाहौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है आपके साथ, बस ये याद रख लेना, पास से अंडर स्टेट, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया है, लेस्पियर ओवर स्टेट। अब ये पीयू नहीं भूलने वाला आपको, लेकिन पीयू स्टैंड फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पास से अंडर स्टेट। ऑल राइट। तो दूसरा लेस्पियर ओवर स्टेट, याद हो गया हमें, कभी भी नहीं भूलेगा। ऑल राइट। अच्छा अब देखें, अब दोनों में ये इश्यूज थे, अब दोनों की रजामंदी के लिए आ गए मिस्टर फिशर। उन्होंने कहा कि भाई टेंशन ना लो, बेफिक्र हो जाओ, आप इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले, इन दोनों का, तो मतलब लेस्पियर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्चे प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू फिशर प्राइस इंडेक्स। ज्योमेट्रिक मीन है तो दो वैल्यूज हैं, दोनों के लिए स्क्वायर रूट लगेगा, तो वो स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इस वजह, क्योंकि ये अब एवरेज है, तो इसी वजह से इसको आइडियल कहा कि भाई ये आइडियल पोजीशन है। गॉट इट। अब अगर ये क्वांटिटी इंडेक्स हो तो फार्मूला क्या बनेगा, सॉरी, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स पॉस्चे क्वांटिटी इंडेक्स, कोई शो, सारा इंडेक्स नंबर यही कुछ है। ओके। अब बात जी आती है, फार्मूला तो मुझे याद हो गया है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आ गए, बाकी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने जरा ट्राई कर लेने हैं। भाई ये आ गए हमारे पास, क्या फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा प्राइस इंडेक्स। आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है ना, वो प्राइस इंडेक्स को देनी है। ओके, क्वांटिटी इंडेक्स कहे तो फाइंड करना, अदरवाइज प्राइस इंडेक्स। गॉट इट। अच्छा बात सुनिएगा,
क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि यार लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा? वैसे यहाँ पे मेंशन था कि प्राइस इंडेक्स है। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या बनेगा? तो ये देखो, बस ये खत्म हो गया फार्मूला। हो गया यार। अच्छा, पास्चे के लिए क्या बनेगा? और फिशर, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलें, अब आपको दिखाते हैं जादू। जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्राइस कहां पर आनी है। तो ये बेस ईयर है, तो मतलब ये पी नॉट, ये क्यू, ये पी और ये क्यू, ये चीजें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा पी नॉट क्यू नॉट, कौन सा पी एंड क्यू पी नॉट, इस तरह के क्यू नॉट आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब ये तो मैं फाइंड कर ही लूंगा। आगे जरा बातें सुनिएगा। यहाँ पर चारों कॉलम मौजूद हैं, क्योंकि मैंने तीनों इंडेक्स नंबर फाइंड करके देने थे, तो मुझे चारों की जरूरत थी। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि भाई मैं अगर आपको ये ना दूं और मैं आपको ये भी ना बताऊं कि इंडेक्स नंबर कौन सा फाइंड करना है, और कहूं फाइंड इंडेक्स नंबर, तो आप कौन सा करेंगे? अब बात सुनिएगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि दोनों चीजें किस में गिवन है, कौन सी गिवन है, क्वांटिटी या प्राइसेस। तो मुझे पता चला प्राइसेस दोनों हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके, फिर आपने ये, क्योंकि देखें भाई, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यहाँ फाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो क्यू नॉट और क्यू एन दोनों चाहिए थे, जबकि मेरे प्राइसेस दोनों थी, करंट एंड बेस ईयर की। प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करूंगा, तो आपने ये देखना है क्वांटिटी कौन से वाली है इसके साथ। तो मैंने लेस पेयर इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया। अब उसके बताने की जरूरत नहीं है, मैं लेस पेयर प्राइस इंडेक्स फाइंड करके दूंगा, डाटा ही उसी का है मेरे पास। ये बात समझ आ गई? अगर ऐसा हो कि मेरे पास ये नहीं है, बाकी तीनों कॉलम है, अब क्या करूंगा? अब देखें, क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करूंगा, लेकिन कौन सा? बेस ईयर की प्राइस साथ में गिवन है, तो लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करूंगा। ऑल राइट, ये वो पॉइंट हैं जो बाकियों को नहीं आते होंगे, और आप लोग सुकून से करके बैठे होंगे कि भाई ये आंसर आना है। अभी तो मैंने आपको एक और ट्विस्ट इसमें दिखाना है। आप कहेंगे कि यार बाकी इंडेक्स नंबर ये थे। अब हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो अपने, लेकिन जहां पे देखना, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, पास्ट ए प्राइस इंडेक्स, शाबाश, गुड, क्या बात है। और अगर ये कैंसिल कर दूं, जबरदस्त। और फिशर के लिए चारों का होना जरूरी है, लेकिन अब वो क्या करता है कि किसी एक को कैंसिल कर देता है, कोई भी एक कॉलम कैंसिल कर देता है, तीन बताता है, तीनों में भाई क्वांटिटी और प्राइसेस। अच्छा, अब देखो आप क्या फाइंड कर सकते हो इसमें से, आप इसमें से क्या फाइंड कर सकते हो? लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स। तो पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स वो आपको खुद बता देता है, कहता है द पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स इज 120, लेट्स पेयर हम खुद फाइंड करेंगे, फाइंड फिशर। ओके, अक्सर क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। देखो कितने जहीन हो गए हो यार आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए आपको। अच्छा सुनो, अब फाइंड कैसे करना है। अब बात आ गई है हमारे पास यहाँ, अब हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है। भाई अगर यहां पे देखा जाए, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मैं पी एन क्यू नॉट का फार्म वो एक कॉलम बनाऊंगा, मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा पी नॉट क्यू, और उनके जाके सम फाइंड करूं। अगर मैं गलत नहीं तो आप कुछ ऐसे ही करते हैं, और यहाँ पर आके पुट करते हैं, क्या फिर मैं यही सॉल्व करता रहूं? आपको नहीं लगता यार बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क हो रहा है? हाँ, ना करो फिर।
रहने दो इनको एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उठा लेना अपना कैलकुलेटर। बस ये जो लोग कहते हैं ना इंडेक्स नंबर कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व होते, तो उनसे जाके कहो कि भाई होते हैं और हमने करके देखे। इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेटर से हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। अब सुनो, आपने अब ये बात भी याद रखनी है कि डाटा सेव कैसे करना है। तो सुकून से तसल्ली से पहले मेरी बात सुननी है, फिर डाटा सेव हो जाएगा, वैल्यूज भी आ जाएंगी। मुझसे आगे गए ना और थोड़ा सा भी स्पीड ब्रेकर आया तो ये दांत टूट जाएंगे। इसलिए मुझे आगे चलने दो, ताकि मैं रास्ते हमवार करता जाऊं और पीछे मेरे फिर दौड़ लगाते हो। ओके, मुझसे आगे गए ना तो मैंने ऐसा स्पीड ब्रेकर रखना है और रास्ते में कांटे बिछा देने हैं कि आगे नहीं पहुंच पाओगे। और अगर दांत प्यारे नहीं है तो आगे चल के दिखा। मॉड, उसके बाद हमारे पास बेटा स्टैटिस्टिक्स। आपने आना है टू वेरिएबल्स, टू की प्रेस करनी है और फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देना है। ओके, यहां तक पहुंच गए? चलो बहुत अच्छी बात है। शाबाश, कोई मुश्किल हुई? शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अब बात ये आती है, एक्स में किसको लिखें, वाई में किसको लिखें, और फ्रीक्वेंसी में किसको लिखें। अगर आपने हल्की सी भी यहां पे गलती कर दी, सारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाए। अब बात सुनिएगा, आपने फार्मूला अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है सबसे पहले, कि भाई आपको एक आइडिया हो जाए कि यह फार्मूला ये है। फार्मूला लिख लेने के बाद हमेशा याद रखना, ये जाएगा एक्स के पास, ये जाएगा वाई के पास, और ये जाएगा फ्रीक्वेंसी के पास। ऑल राइट, मैंने ये नहीं कहा पी एन इधर पी नॉट उधर क्यू नॉट उधर, नहीं। फार्मूला लिखो, फार्मूले के न्यूमरेटर की पहली वैल्यू एक्स के पास, दूसरी वैल्यू वाई के पास, और ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, हाँ, तो लिखो ना। अब एक्स के कॉलम में किसको लिखेंगे? पी एन। पी एन देखें कौन सा है? 10, 50। वाई के कॉलम पी नॉट, पी नॉट है 12, 38 एंड 40। और गए फ्रीक्वेंसी क्यू नॉट 501, 100, 56 एसी। ओके, ओके। अब हमेशा याद रखना, कोई भी मतलब आपके पास इंडेक्स, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन वाई मल्टीप्लाइड बाय 100, शिफ्ट 1, 3 नंबर सब मौजूद हैं, समीशन एक्स मौजूद है 2 नंबर पे, डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1, 3, समीशन वाई मौजूद है 4 नंबर पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 101.64 लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। 100 रुपये। ओके, ऑल क्लियर? तो बजाओ ना तालियां। अब तो इतनी जो से, और रिकॉर्डिंग वाले मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तो हमारा हक अदा हो जाता है। अच्छा, अब बेटा जरा पास्टिक को खुद से जरा ट्राई करना है, शाबाश, थोड़ी प्रैक्टिस करें। कम से कम इतनी फीस तो बनती है ना हमारी। एंड आंसर इज, अब मुझे आप बताएं, क्या लेस पेयर पास्ट या फिशर कोई मुश्किल चीज थी? थोड़ा सी टेक्निकल पॉइंट, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग, और जिंदगी भर का सुकून। अच्छा, अच्छा बेटा, बाकी मैंने इसमें कोशिश की है कि आप लोगों के लिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस वगैरह भी इसमें शामिल करूं, तो वो आप लोगों ने ज़रूर इसमें से देख लेना है। बाकी सीपीआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये 12, 13 अब आप लोग कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, और इसमें
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कमाल का। ये करके दिखाओ। ये आई कैप के एग्जाम के हवाले से ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, द करंट ईयर्स वेटेड इंडेक्स इज 5%। तो बेटा ये लेस्पियर, पास्चे, फिशर वेटेड इंडेक्स नंबर की ही टाइप्स हैं, लेकिन जब करंट ईयर उसने कहा तो ये पास्चे है। हम पास्चे इज 5% हायर देन द, मतलब लेस्पियर से 5% हायर है। तो बताया ये भी नहीं है लेस्पियर कितना है, फिर तो 5% हम फाइंड कर लेते। अच्छा फिर क्या कहता है, कहते हैं जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है ना वो 250 है। हाँ, कहते हैं बताओ पास से कितना है। लेस्पियर भी पूछ सकते थे। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, बात सुनिएगा भाई बड़े। फिशर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेस्पियर। अच्छा बेटा, कोशिश कीजिएगा कि जब अगर आपकी अननोन वैल्यू अंडर रूट के नीचे आ जाती है ना, तो कैलकुलेटर को बड़ी तकलीफ होती है, काफी टाइम लेता है एंड पे वैल्यू भी गलत बताता है। तो क्या मैं इसको यार यूं नहीं लिख सकता? तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने अपना माइंड यूज कर लेना है। अब फिशर की बन है 250 का स्क्वायर, कोई इशू किसी को? अच्छा, न लेस्पियर गिवन है न पास्चे गिवन है। कहते हैं पास्चे 5% ग्रेटर है किससे? लेस्पियर से। तो लेस्पियर को एक्स कंसीडर करना, पास्चे को ना कर देना। ऑलराइट। अच्छा फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब ऐसे समझो जैसे लेस्पियर अगर 1 है तो आफ्टर 5% इंक्रीज पास्चे क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर हुई? लेस्पियर को एक्स कंसीडर करो, लेस्पियर का कितने परसेंट इंक्रीज? 5%। तो 5% इंक्रीज के बाद 1 क्या बन जाएगा? 1.05 एक्स। बात क्लियर? अब यहां पे जाके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। 250 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैथ्स के मोड में पहले इसको रखना, 250 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.05 एक्स इज इक्वल टू 243.97, मतलब 244। और ये आपका आंसर नहीं है। क्यों भला? क्योंकि बेटा ये तो लेस्पियर है, हमने तो एक्स को लेस्पियर सपोज किया हुआ था, उसने लेस्पियर नहीं पूछा, उसने आपसे पास से पूछा है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1.05, 244 है ही नहीं। नहीं ये गलत हो गया, ये इधर एक मिनट, 244 मल्टीप्लाइड बाय 256। बात क्लियर हो गई? अच्छा बात सुनो जरा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, हम लोगों ने कहा है कि ये जो फिशर है ना, मतलब मैं आपको थोड़ा ना वो बता रहा हूँ, ट्विस्ट बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कहा है कि यार ये जो फिशर होता है ना हमारे पास, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। किसका? लेस्पियर और पास्टिक। तो बेटा फिशर से एक वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो 215 एवरेज बनना है। ना दोनों कम हो सकती हैं ना दोनों ज्यादा हो सकती हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को? लेस्पियर और पास्टिक की एवरेज है ना फिशर, और फिशर 250 है। क्या दोनों 250 से कम हो सकते हैं और एवरेज 250 बन जाए? एक कम होगा एक ज्यादा होगा। हाँ, तो कम कौन होगा? लेस्पियर, क्योंकि पास से लेस्पियर से ज्यादा है, तो पास से 250 से ज्यादा होना है। बात समझ आ गई? मेरा जो आंसर आएगा 250 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसमें से और इसमें से कोई होगा, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब अगर सपोज मैं इसको कर लेता हूं, तो मेरे पास जो लेस्पियर बनेगा
वो 250 से अगर ये 2 ज्यादा है तो वो 2 कम होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट ऑन एवरेज। तो ये 5% का इंक्रीज नहीं है, तो मेरे पास आंसर 256 बनेगा। तो आप लोगों ने जरा इंक्रीज को देख लेना है ना, कि अगर मैं 252 की तरफ जाऊं तो 248 या 47 का 5% 252 नहीं बनता। लेकिन अगर मैं 256 पे जाता हूं तो फिर 250 और 256 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, तो भाई लेस पेयर इससे 6 डिजिट ही पीछे होगा, 244 होगा। तो 244 का लें अगर हम लोग 5%, तो वो हमारे पास 256 जाता है। तो आप लोग थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं उसका। चलो शाबाश, गुड। अच्छा बेटा, आप लोगों का इंडेक्स नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।